गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस करंट अफेयर के लेक्चर का। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए वहां पे इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज करंट अफेयर। चलिए सबसे पहले अगर हम टॉपिक्स के रिगार्डिंग कुछ बातें करें, सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे। सबसे पहले वहां पे कुछ बात करनी है, दैट इज अबाउट इंडिया एंड इजराइल, जिन्होंने अभी रिसेंटली वहां पे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट को किया है साइन। फिर कुछ बातें वहां पे चलेगी रिगार्डिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो अभी रिसेंटली वहां पे हुआ है कंप्लीट, और एक नए वाइस प्रेसिडेंट यहां पे हुए हैं स्टार्ट। तो जो नए वाइस प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली वहां पे बने हैं सीपी राधाकृष्णन, तो उनके रिगार्डिंग कुछ वहां पे करेंगे बातें। हॉकी एशिया कप के रिगार्डिंग बात करेंगे जो रिसेंटली इंडिया ने वहां पे जीता है। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारी, जिनके 100 एनिवर्सरी वहां पे, मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन या फिर ऐसा भी आप बोल सकते हैं, उसको वहां पे सेलिब्रेट करने की बातें हैं। एंड द लास्ट वन इज पालास कैट। तो चले वन बाय वन देखते हैं सारे के सारे टॉपिक्स। एंड द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट इंडिया एंड इजराइल, जिन्होंने अभी रिसेंटली एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को वहां पे साइन किया है। देखिए एग्जैक्टली ये है क्या। तो रिसेंटली इंडिया और इजराइल ने वहां पे एक एग्रीमेंट को साइन किया है इन न्यू दिल्ली। जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और साथ में बेजालेल स्मुट्रिक या फिर स्मुट्रिच, जो दोनों एक जगह पे वहां पे हुए थे हाजिर, और दोनों इसके वहां पे विटनेस बने। और क्या है एग्जैक्टली एग्रीमेंट, एक लैंडमार्क इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ट्रीटी हुई है बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, जहां पे इतना बोला गया है दैट इट प्रोवाइड्स अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट एंड फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसपेरेंट, सिक्योर एंड फेयर इन्वेस्टमेंट फ्लो। इन्वेस्टमेंट के फ्लो को ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और फेयर बनाने की यहां पे है कुछ बातें। इट एस्टैब्लिशेस अ न्यूट्रल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म थ्रू आर्बिट्रेशन टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स। वहां पे एक न्यूट्रल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाने की बातें हैं, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो बहुत ज्यादा इश्यूज वहां पे आते हैं, और इश्यूज वहां पे जब सॉल्व होने की बात आती है तो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से ही उसको सोचा जाता है। सो अ न्यूट्रल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड, और उसके रिगार्डिंग कुछ हुई है बातें, जिससे बोल सकते हैं कि सर्टिनिटी, ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज सिक्योरिटी वहां पे और बढ़ेगी। और एक्सप्रोप्रिएशन हो गया, आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस वहां पे हो गए, पॉलिसी शॉक्स वहां पे हो गए, तो उन सबके सामने उनको जितना भी रिस्क वगैरह है उन सबके सामने कुछ सेफगार्ड प्रोवाइड करने की बात है। साथ में म्यूचुअल ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज, इन सबको वहां पे एनकरेज करना है। तो ये सब बातें वहां पे है जो उनके मेजर मेजर ऑब्जेक्टिव्स है। साथ में बोल सकते हैं दैट इट बैलेंस द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन विद सॉवेरियन रेगुलेटरी राइट्स ऑफ द टू गवर्नमेंट्स। और मेन उनके एग्रीमेंट क्या है, एक तो सबसे पहले एक्सप्रोप्रिएशन के सामने वहां पे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, एक फेयर कंपनसेशन होना चाहिए अगर किसी की असेट को वहां पे सीज की जाती है या फिर किसी देश के द्वारा उसको अधिकृत की जाती है। इफ एनी असेट्स आर सीज्ड और नेशनलाइज्ड, देन देयर मस्ट बी अ फेयर कंपनसेशन। साथ में वहां पे ट्रांसपेरेंसी मेजर्स भी लेने की बातें हैं कि भैया क्लियर रूल्स एंड ओपन प्रोसीजर्स मस्ट बी देयर टू प्रमोट दी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। और इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेशन की वहां पे है बातें, जिससे डिस्प्यूट सेटलमेंट वहां पे इजीली हो सके विदाउट एनी काइंड ऑफ बायसनेस। सो ऐसी कुछ बातें यहां पे हुई है बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, इन इंडिया इजराइल बायलैटरल एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। साथ में कंपनसेशन एंड फ्री ट्रांसफर की वहां पे बातें हैं, और प्लस लास्ट में कुछ बोल बच्चन दैट इज अबाउट कोऑपरेशन एंड ऑल दोस थिंग्स रिगार्डिंग फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट्स, एज वेल एज साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस वगैरह वगैरह। सो दैट इज ऑल अबाउट द रिसेंट इंडिया इजराइल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। और नए टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल अहमदाबाद, गांधीनगर एज वेल एज वडोदरा, तीनों जगह पे नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत एट पीडी गुरुकुल, विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। तीनों जगह पे हो रही है नई बैचेस की शुरुआत। और एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें
तो वहां पे आपको 50% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है ऑन योर एडमिशन, प्लस 3 फ्री डेमो सेशंस। और ये जो बैचेस है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और गुजराती सारी वहां पे लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएगी। सो अगर अभी तक आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है फॉर योर डेमो लेक्चर्स, then you can definitely fill up a form which is given in the description box, या फिर there is also another method, you can also contact on this number and you can get the information regarding the new batches, जहां से आपको ऑल इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड की जाएगी कि भैया किस तरीके से आपका जो प्रिपरेशन का फेज है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, पढ़ाने की पैटर्न्स क्या रहेगी, हु आर द फैकल्टीज हियर, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। साथ में अप टू 50% स्कॉलरशिप प्लस 3 फ्री डेमो सेशंस। तो बेसिकली एटलीस्ट आपको डेमो सेशंस के लिए तो वहां पे एनरोलमेंट करवाना ही चाहिए। डेमो सेशंस को वहां पे अटेंड करें, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। तो एक बार वहां पे डेमो सेशंस को अटेंड करो एंड यू कैन सी कि भैया कौन से लेवल पे यहाँ पे प्रिपरेशन होती है। पीडी गुरुकुल जो आपको यूपीएससी और जीपीएससी क्लास 1-2 की प्रिपरेशन में हेल्प करता है। And we don't focus on the lower level examinations. We only focus on the civil service examinations, specifically UPSC and GPSC class 1-2 conducted examinations. तो उसी के लिए यहाँ पे होती है प्रिपरेशन, उसी लेवल पे होती है प्रिपरेशन। तो आज ही वहां पे फॉर्म को फिलअप करें, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपको उस फॉर्म को वहां पे फिलअप करना है, दैट्स इट। और बाकी की सारी जो आपकी डिटेल्स है वो हमारे पास वहां पे आ जाएंगी। हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैचेस, राइट। प्लस एक और भी चीज है कि यहाँ पे जो भी टॉपिक्स आपके सामने अभी यहाँ पे आ रहे हैं, इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी एंड द नेम ऑफ द चैनल इज ऑल्सो मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन गो देयर, यू कैन ज्वाइन द चैनल एंड you can download this PDF from the same. This PDF is available in both the languages, that is English as well as Gujarati. So for all those aspirants who are doing their preparation in Gujarati medium as well, you can also download the same. क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो PDF है वहां पे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंटेंट दिया जा रहा है, तो दोनों के पर्सपेक्टिव से दिस आर इंपॉर्टेंट। और अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको अलग से करंट अफेयर्स को वहां पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा करंट अफेयर जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, आपको डेली वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे। यू कैन सी द डेली वीडियोस एंड फॉर दैट यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल। आप इस चैनल को वहां पे सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो आपके लिए वहां पे अपलोड किया जाए तो तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन वहां पे मिल जाए एंड यू कैन इजीली वॉच दिस वीडियो। चलिए द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्या है ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन? तो देखिए रिसेंटली इनसिक्योरिटीज और वल्नरेबिलिटीज इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि पूरी दुनिया जो है वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के ऊपर वहां पे फोकस करती है। और साथ में देखा जाए तो गूगल ऑथेंटिकेटर उन्होंने भी वहां पे एज ऑफ नाउ TOTP बेस्ड कोड्स को वहां पे यूज करना शुरू कर दिया है, जो हर 30 सेकेंड में वहां पे रिफ्रेश होते हैं। क्या होते हैं ये TOTP कोड्स? तो इसके लिए वहां पे वर्ड यूज होता है टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड, TOTP, टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड कोड्स, जो 30 सेकेंड के अंदर वहां पे रिफ्रेश हो जाएंगे। तो मतलब उसको प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिकेट करने के लिए वाली सिस्टम की वहां पे हुई है शुरुआत। और देखिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन का मतलब जब आप किसी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तो वो चेक कर रही है कि क्या वो आप ही है कि आपकी जगह पे कोई दूसरा उसका मिसयूज कर रहा है। सो वो चेक करने के लिए वो लोग वहां पे 2 अलग अलग तरीकों का यूज करते हैं, दैट्स व्हाट इज नोन एज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो वो किस तरीके का यूज करता है? दैट इज समथिंग दे नो, दैट इज द पासवर्ड, एंड समथिंग दे हैव, दैट इज योर फोन और ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन और समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली आपके पास वहां पे वो लोग चेक करते हैं कि भैया एक तो आपके पास पासवर्ड आपको याद है कि नहीं है, क्योंकि बट ऑब्वियसली अगर कोई आपकी जगह पे आपका मिसयूज वहां पे कर रहा है किसी अकाउंट का तो उसके पास पासवर्ड नहीं होगा। तो पहले ये लोग पासवर्ड डालने का बोलेंगे। एक बार अगर किसी ने आपका पासवर्ड देख लिया और गलती से यहाँ पे डाल भी दिया तो पासवर्ड डालने के बाद वो आपको वहां पे बताएंगे कि भैया फोन भी आपके पास होना चाहिए, और फोन आपके पास है या कोई दूसरा उसका मिसयूज कर रहा है उसे चेक करने के लिए वो बेसिकली आपको नॉर्मली ओटीपी शेयर करता है, दैट इज नोन एज वन टाइम पासवर्ड। लेकिन ओटीपी की जगह पे अभी TOTP की वहां पे हुई है शुरुआत। एंड व्हाट इज दिस TOTP? दैट इज टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड।
मतलब ओटीपी तो है, लेकिन ओटीपी का भी एक एडवांस वर्जन जिसको बोलते हैं टीओटीपी, टाइम बेस्ड, मतलब हर 30 सेकंड में वहां पे नया ओटीपी आ जाता है, तो हर 30 सेकंड के बाद वो वहां पे एक्सपायर्ड हो जाता है. सो दिस आर द थिंग्स, और इसी को बोलते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. और एक किसने वहां पे इस कॉन्सेप्ट को वहां पे डेवलप किया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एमर्ज्ड इन द ईयर 1980s, इन द डेकेड ऑफ 1980s इन कंप्यूटर साइंस सिक्योरिटी रिसर्च. तब से वहां पे ये वाले कॉन्सेप्ट की वहां पे हुई शुरुआत. और ये जो टाइम बेस्ड ऑन टाइम पासवर्ड है, वन टाइम पासवर्ड है, उसे डेवलप किया है आईईटीएफ ने. व्हाट इज आईईटीएफ? दैट इज इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जो कि 2011 में वहां पे उसका हुआ था डेवलपमेंट. ऑब्जेक्टिव क्या है कि भी ऑथेंटिकेशन को और स्ट्रेंथन करना, जिससे अकाउंट ब्रीचेस जो है वहां पे थोड़े से वहां पे कम हो जाए और आपका जो डेटा है वहां पे थोड़ा सा सिक्योर रहे. और किस तरीके से ये काम करता है, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि सबसे पहले आपको वहां पे पासवर्ड डालना होता है, दैट यूजर एंटर्स द पासवर्ड फर्स्ट, एंड द स्टेप 2, एन ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन और हार्डवेयर टोकन जनरेट्स अ टाइम बेस्ड ओटीपी, जो आपको वहां पे डालना होता है. द सर्वर एंड द ऐप शेयर्स अ सीक्रेट की using cryptographic HMAC functions with time counters to generate identical codes. और जैसे आपने वहां पे कोड डाला है, वो कोड जैसे आप उसके अंदर एप्लीकेशन में डालते हो, उसको उस कोड का वहां पे मैच हो जाता है. जैसे ही वो मैच होता है, उसके बाद उस एक्सेस को ग्रांट वहां पे किया जाता है. सो ध्यान रखना, ये वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो 5 मिनट के लिए वहां पे रहेगा. इट इज ओनली लास्ट फॉर 30 seconds. इट इज नोन एज TOTP. And therefore we can say employs hash functions and HMAC SHA-256 for strong encryption. It also works offline via authenticator apps. वहां पे ऑफलाइन में भी ये वाली चीज चलती है, जरूरी नहीं कि वहां पे इंटरनेट कनेक्टेड होना ही चाहिए. एंड इट कैन बी इंप्लीमेंटेड वाया हार्डवेयर टोकन्स, या फिर SMS, या फिर पुश नोटिफिकेशंस. और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि भैया ये चोरी वगैरह होने से बचाते हैं, फिशिंग से बचाते हैं, एंड ब्रूट फोर्स अटैक से वहां पे आपको बचाते हैं. एंड दैट्स व्हाई दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर योर सिक्योरिटी. दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट दैट इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. और उसके बाद वहां पे बात आती है कुछ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की. तो अभी कॉन्टेक्स्ट में नया क्या है, द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज CP राधाकृष्णन. किसकी जगह इन्होंने ली है, तो इन प्लेस ऑफ जगदीप धनखड़, जो उन्होंने अभी रिसेंटली वहां पे रिजाइन किया है ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज. तो उनका ऐसा मानना था कि हेल्थ की वजह से मैं रिजाइन कर रहा हूं. जैसे उन्होंने वहां पे प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दिया, नए वाइस प्रेसिडेंट आ चुके हैं CP राधाकृष्णन. और पहला वोट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने दिया था उनके वोटिंग के अंदर. CP राधाकृष्णन जो है वो नॉर्मली NDA गवर्नमेंट के है, जबकि जो B सुदर्शन रेड्डी थे वहां पे ऑपोजिशन पार्टी से थे. और इन दोनों के बीच में वहां पे थी मेजर कंपटीशन, और उसमें वहां पे NDA गवर्नमेंट के CP राधाकृष्णन वहां पे जीत चुके हैं. तो देखा जाए तो इलेक्शन की सिस्टम क्या है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम इलेक्शन की बात करेंगे, सो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन. एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है कि आप और मैं डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते नहीं है, हम कुछ कैंडिडेट्स को कहीं पे भेजते हैं और वो लोग इनकी इलेक्शन में पार्ट लेते हैं. सो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन दैट अगर आप और मैं पार्ट ले नहीं रहे हैं, तो पार्ट ले कौन रहा है? The Vice President of India is elected by an electoral college of both the houses of the parliament. पार्लियामेंट के दोनों हाउस के इलेक्टेड नॉमिनेटेड सारे मेंबर्स यहां पे भाग लेते हैं. और वहां पे आपकी दो सिस्टम होती है, एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एंड द सेकंड वन इज नोन एज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब जितने भी कैंडिडेट्स है आपको सबको प्रेफरेंसेस देने हैं, सबको रैंक्स देने होता है. इट इज नॉट लाइक कि किसी एक को वोट दिया और वहां से निकल गए. अगर मान के चलो वहां पे 5 कैंडिडेट है, तो आपको वहां पे रैंक देने होता है 1 2 3 4 5. और इस तरीके से जब सारे कैंडिडेट अलग अलग, सारे वोटर्स अलग अलग कैंडिडेट को वहां पे रैंक्स वगैरह देते हैं, तो लास्ट में उन रैंक्स को काउंट किया जाता है. मान के चलो कि फॉर एग्जांपल एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें, मान के चलो कि वहां पे 250 मेंबर्स है जो वोट देने वाले हैं 3 अलग अलग कैंडिडेट को. 3 candidates are there for the election of vice president, जिनके ऊपर वहां पे 250 वोटर्स जो है वहां पे वोट देने वाले हैं. तो वहां पे क्लियर बोला गया है कि आधे से ज्यादा फर्स्ट रैंक
आपको मिल जाने चाहिए। मतलब अगर 250 वोटर्स है तो उसके हाफ दैट इज 125 और उसमें +1 126, मिनिमम 126 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको वहां पे फर्स्ट रैंक देते हैं। तो जब तक आपको फर्स्ट रैंक नहीं मिलता है प्रोसेस वहां पे चलती रहती है। और वहीं पे एक दूसरा कंसेप्ट है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं उनको वहां से हटाया जाता है और उनके वोट्स किसी दूसरे कैंडिडेट को वहां पे ट्रांसफर किए जाते हैं। सो देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस जो आपको पॉलिटी के अंदर आती है, बट इसी प्रोसेस को यहाँ पे मेंशन किया गया है। और जब भी किसी को रैंक देना हो वहां पे ईवीएम मशीन का यूज नहीं होता, वहां पे बैलेट पेपर्स का यूज होता है। तो यहाँ पे भी उसी का यूज होता है। ध्यान रखना, लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स यहाँ पे पार्ट लेते हैं। प्रेसिडेंट की इलेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो वहां पे स्टेट लेजिस्लेशन के मेंबर्स भी भाग लेते थे, खास तौर पे विधानसभा के, जो यहाँ पे नहीं लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स पार्ट लेते हैं और हर एक पार्लियामेंट के मेंबर की वोट की वैल्यू भी एक ही होती है। इट इज लाइक 1 मेंबर 1 वोट सिस्टम। और इसी वजह से बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन के अंदर वहां पे प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जबकि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। बैलेट पेपर्स वहां पे कौन से कलर्स में होते हैं, तो बैलेट पेपर्स आर पिंक एंड बायलिंगुअल। वहां पे हिंदी और इंग्लिश में नाम लिखे होते हैं अलग अलग कैंडिडेट्स के। और पहले कॉलम के अंदर वहां पे कैंडिडेट का नाम होता है और उसके बाद वहां पे उनको दिया गया प्रेफरेंस वगैरह के लिए वहां पे एक बॉक्स बनाया होता है। राइटिंग 1 2 इन वर्ड्स और लिविंग इन ब्लैंक इनवैलिडेट्स दी प्रेफरेंसेस। वहां पे आप 1 2 ऐसा लिख नहीं सकते, आपको बस वहां पे सिर्फ नंबर के हिसाब से वहां पे रैंक्स वगैरह देने होते हैं। द विनिंग कैंडिडेट मस्ट सिक्योर द कोटा ऑफ द वोट्स, जो मैंने आगे भी आपको बताया, जो टोटल वैलिड वोट्स है उसका डिवाइड बाय 2 करो, दैट इज हाफ, और हाफ में आपको एक प्लस करना है। तो वहां पे मैंने एग्जांपल के तौर पे भी बताया है कि मान के चलो अगर 780 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वोट दिया है तो उसका हाफ दैट इज 390 और उसमें +1, तो 391 वोट्स वहां पे मिल जाने चाहिए। तो इसी तरीके से वहां पे काउंट होता है। सबसे पहले सबको फर्स्ट रैंक कितनी बार मिलता है उसको वहां पे काउंट किया जाता है। अगर फर्स्ट रैंक के अंदर ही अगर किसी कैंडिडेट ने उस कोटा को हासिल कर दिया, मतलब यहां पे वो 391 को हासिल कर दिया, तो वो इलेक्टेड डिक्लेयर हो जाता है। अगर कोई भी कैंडिडेट उस 391 तक नहीं पहुंचता है तो जिसको सबसे कम वोट्स मिलते हैं उसको एलिमिनेट किया जाता है और उसके वोट्स जो सेकंड नंबर का प्रेफरेंस होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है। ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक किसी एक कैंडिडेट को 391 दैट इज रिक्वायर्ड कोटा मिल नहीं जाता। और इसीलिए वहां पे सेक्रेट पेपर का, वहां पे बैलेट पेपर का यूज किया जाता है। पूरी वोटिंग जो है वो कॉन्फिडेंशियल चलती है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब सीक्रेट होती है, किसी को पता नहीं चलता है कि किस बंदे ने किसको वहां पे वोट दिया हुआ है। इसलिए यहाँ पे कोई भी पार्टी का व्हीप नहीं चलता है और कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शन एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस अलाउज फॉर क्रॉस वोटिंग मेकिंग आउटकम्स लेस प्रेडिक्टेबल। यहाँ पे हो सकता है कि किसी एक पार्टी के मेंबर किसी ऑपोजिशन पार्टी या दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट्स दे दे, इसको बोलते हैं क्रॉस वोटिंग। तो क्रॉस वोटिंग भी यहाँ पे हो जाती है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ना कि किसने किसको वोट दिया है। वो बैलेट पेपर पूरा सीक्रेट होता है और इसलिए यहाँ पे चांसेस हो जाता है कि कोई भी वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट वहां पे बन जाता है। आप पहले से बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। So it is always less predictable and that is all about the election of the vice president और उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाली सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट हॉकी एशिया कप 2025। बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि फाइनल कहां पे खेली गई, फाइनल किसने खेली और फाइनल में कौन जीता, दैट्स इट। बाकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ आपके लिए है, बट अदरवाइज एग्जाम के लिए बस इतना ही काम का है क्योंकि मेंस में इसको पूछा नहीं जाता और प्रीलिम्स में जो डेटा काम का है वो यही होता है। तो इसकी फाइनल वहां पे कहां खेली गई, दैट इज इन राजगिरी बिहार। राजगीर बिहार के अंदर वहां पे इसकी फाइनल खेली गई जहां पे इंडिया ने कोरिया को डिफीट किया है। स्कोर था वहां पे 4-1। इन शॉर्ट इंडिया वर्सेस कोरिया, उसमें इंडिया जीता, हमारा स्कोर रहा 4-1। तो 4-1 से इंडिया ने फाइनल को जीत लिया है और हॉकी एशिया कप का टाइटल
वहां पे हासिल कर लिया है। और जब हम हॉकी एशिया कप वहां पे जीतते हैं तो 2026 के FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो कि बेल्जियम में खेलने वाले हैं और नीदरलैंड में वहां पे होने वाला है, तो वहां के लिए हम ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो चुके हैं, राइट। सो हॉकी एशिया कप रिसेंटली यहां पे इंडिया जीता है। कहां पे हुई थी ये फाइनल? दैट वाज हेल्ड इन राजगीर, बिहार, और पूरा 7 सितंबर को वहां पे फाइनल खेलेगी। लास्टली वहां पे इंडिया जीता। इसका मैस्कॉट क्या था? दैट वाज चांद। और क्या था ये चांद? दैट इज अ फियर्स टाइगर ड्रेप्ड इन अ रेड कैप एंड क्राउन्ड विथ अ मैजिशियंस हेड। तो वो था वहां का उसका मैस्कॉट। और वहां पे देखा जाए तो सिंबलाइजेस वो टाइगर क्यों रखा गया है? क्योंकि वो बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को वहां पे सिंबलाइज कर रहा है। और फाइनली इंडिया यहाँ पे जीता है। इंडिया कितनी बार जीता है ऑलरेडी एशिया कप? तो ये हमारा 4th टाइटल था। ऑलरेडी हम 3 जीते थे, ये 4th नंबर का टाइटल था। पाकिस्तान आज तक 3 बार जीता है और कोरिया जो है वो 5 बार वहां पे जीता हुआ है। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट हॉकी एशिया कप। प्लस कुछ बात है भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की। क्या थे ये भारत रत्न और किसके रिगार्डिंग यहाँ पे इनकी बातें हैं? तो देखिए, आसाम हैज लॉन्च्ड अ ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन, पूरे 1 साल का सेलिब्रेशन मार्किंग द बर्थ सेंटेनरी ऑफ भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका। तो वहां पे 100 साल उनको सेलिब्रेट करने के लिए 1 साल तक चलने वाला एक सेलिब्रेशन यहाँ पे हुआ है लॉन्च, विथ ट्रिब्यूट्स फ्रॉम नेशनल लीडर्स एंड कल्चरल इवेंट्स अक्रॉस द स्टेट। क्या कौन है ये भूपेन हजारिका? उन्हें सुधाकंठ भी वहां पे बोलते थे। सुधाकंठ का मतलब होता है जिनकी आवाज जो है वो बहुत ही बढ़िया सी है, जो अमृत जैसी है। और साथ में उनको बोला जाता था द बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा। तो एक बोल सकते हैं एक आइकॉनिक इंडियन सिंगर थे, कंपोजर थे, लिरिसिस्ट थे, पोएट थे, फिल्म मेकर थे और पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी थे। इन शॉर्ट म्यूजिकल फील्ड के अंदर इनका बहुत ही बढ़िया से इनका योगदान वहां पे रहा है, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। 8 सितंबर 1926 को सदिया के आसाम में उनका हुआ था बर्थ। और देखा जाए तो ग्रू अप इन आसाम फोक ट्रेडिशन, आसाम के फोक ट्रेडिशन में उनका वहां पे उछेर हुआ। रिकॉर्डिंग इज फर्स्ट सॉन्ग एट द एज ऑफ 10 ऑन ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता। फिर वहां पे उन्होंने एमए किया कंप्लीट, दैट इज मास्टर इन आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस। और पीएचडी वहां पे किया इन मास कम्युनिकेशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1952, जहां से वो पॉल रॉबेसन एंड ग्लोबल सिविल राइट्स मूवमेंट से वहां पे थोड़े से हो गए इंस्पायर्ड। फिर अलग अलग जगह पे उनके कंट्रीब्यूशन की बात है। म्यूजिक के अंदर उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो अलग अलग सॉन्ग्स वगैरह उन्होंने बनाए हैं। सिनेमा के अंदर उन्होंने अलग अलग आसामीज फिल्म्स वगैरह बनाई है, जिसका नाम यहाँ पे मेंशन है। तो साथ में देखा जाए तो बहुत ही हिंदी और बंगाली फिल्म के लिए वहां पे उन्होंने म्यूजिक को भी कंपोज किया हुआ है। सोशल वॉइस भी थे, जो पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट, मार्जिनलाइजेशन, उन सबके खिलाफ वहां पे लड़ रहे थे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। और पब्लिक सर्विस की अगर हम बात करें तो सर्व्ड एज अ चेयरमैन एट संगीत नाटक एकेडमी, और साथ में आसाम के अंदर एमएलए के तौर पे 1967 में वो हुए थे इलेक्ट। और अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो आसाम के, वहां के और पूरे भारत की भी बोल सकते हैं, कल्चरल आइकॉन है। एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी वहां पे उनका है। और साथ में अगर उनके अवार्ड्स की बात करें तो दादा साहेब फाल्के उनको मिला हुआ है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड पोस्टमसली भारत रत्न इन द ईयर 2019। So that is all about Bhupen Hazarika, the Bharat Ratna. And now the last topic, that is about Palace's cat. Palace's cat, जिसकी इमेज आपके सामने कुछ इस तरीके से है। तो क्या है अभी रिसेंट इनके कंटेक्स्ट में? देखिए, एनवायरमेंटल पॉइंट है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। The WWF इंडिया सर्वे इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के अंदर, ध्यान रखना ये कहां पे मिली है? अरुणाचल के अंदर। Has captured the first photographic evidence of Palace's cat in the state, reaffirming the Eastern Himalayas as the global biodiversity hotspot. जो वापस एक बार वहां पे अश्योर कर रहा है कि जो हमारा जो ईस्टर्न हिमालय वाला जोन है वो डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी का एक हॉटस्पॉट है, जहां पे आपको अलग अलग टाइप की बायोडाइवर्सिटीज मिलती है, जिसमें से इसके भी अभी रिसेंटली एविडेंस मिले हैं। एक बहुत ही स्मॉल वाइल्ड कैट की एक स्पीसीज है, जिसे बोल सकते हैं कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग फेलाइंस है,
जो लगभग 5.2 मिलियन ईयर्स अगो से यहाँ पे पाई जाती है। इट रिजेंबल्स अ डोमेस्टिक कैट इन साइज बट लुक्स स्टॉकियर ड्यू टू इट्स डेंस कोट। वैसे नॉर्मली उनकी साइज जो है वो डोमेस्टिक कैट वाली ही होती है, बट उनके चेहरे के आसपास वहां पे आप देख सकते हैं कि डेंस कोट वहां पे मिलता है। और नॉर्मली ये कहाँ की नेटिव है, तो ये पर्टिकुलरली मंगोलिया और चाइना और रशिया के आसपास की नेटिव है, लेकिन रिसेंटली हमको ये कहाँ पे मिली है, इन अरुणाचल प्रदेश। तो बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पे उसकी जो रेंज है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हुई है, एक्सटेंडिंग इट्स नॉन ईस्टर्न हिमालयन रेंज बियॉन्ड भूटान एंड सिक्किम। हैबिटाट क्या है, तो एक हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स वो वहां पे चूज करते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स है, रॉकी स्टिपीज वाले जो एरिया है वहां पे आपको मिलते हैं। एंड recorded at the elevations close to 5000 meters in eastern Himalaya। तो 5000 मीटर के आसपास की हाइट पे आपको ये वाली कैट जो है वो वहां पे मिलती है। और क्या है उसके फीचर्स, शॉर्ट लेग्स, राउंडेड लो सेट ईयर्स एंड डेंस फर कोट। अब देख सकते हो उसका कोट जो है वो बहुत ही ज्यादा डेंस होता है, और वो सीजन्स के साथ उसको चेंज करता है फॉर कैमोफ्लेज। और बोल सकते हैं इट इज एन एम्बुश प्रेडेटर हंटिंग rodents, पिकास, लिजार्ड्स एंड द स्मॉल बर्ड्स। इन सबको वहां पे हंट करने के लिए, मतलब शिकार करने के लिए वो वहां पे फेमस है, दैट इज अ प्रेडेटर। Distinctive yelping call, unlike the most cats, and rounded pupils instead of vertical slits। लाइफ स्पेन उनका कितना होता है, तो बोले अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 years इन द वाइल्ड, सॉलिटरी एंड सिक्रेटिव। और सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक बहुत ही रेयर स्पीसीज है, जो हमारे बोल सकते हैं कि हमारी इंडियन वाइल्ड लाइफ जो रिसर्च है उसके अंदर एक माइलस्टोन डिस्कवरी है, जो हमारी इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को वहां पे और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रही है, स्पेसिफिकली ईस्टर्न हिमालयाज, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। And that is all about this recent discovery of this kind of cat which is known as Palas's cat। और इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है उसको यहीं पे करते हैं, और नेक्स्ट टाइम कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ वापस एक बार वहां पे मिलते हैं और अपने इन टॉपिक्स को वहां पे आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।